बांग्ला में आप लोगों ने बहुत फेमस सी लाइन सुनी होगी कि दुई नौकाएं पा दिए लाभ होबे ना। क्लास 9th में हमारे साथ आज दो बच्चियाँ जुड़ी हैं। इनको इनके किसी अच्छे टीचर ने ये बात बताई कि अगर फ्यूचर में जा रहे हो वहाँ पर तुम एक साथ मैथ्स और बायो को लेकर डील नहीं कर सकते, तो पहले से डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। एक साथ दो नाव पे पैर रखोगे तो बैलेंस नहीं रहोगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गिर जाओगे गड्ढे में कहीं। तो वहीं से इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, आगे हमें इंजीनियरिंग लाइन पे नहीं जाना है, हमें डॉक्टर वाली लाइन पे ही जाना है। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में हैं मेधा जी, जो कि इस बार नीट के एग्ज़ाम में 2022 में 579 स्कोर किया। इनसे ज़्यादा 5 नंबर स्कोर किया है 584 मेघा जी ने। मेघा ना, तुम्हारा नाम है मेधा। ये दोनों ट्विंस हैं और बहुत खुशनसीब होते हैं वो पेरेंट्स जिनके ट्विंस हों, ऊपर से फिर वो एक ही टाइप के। क्योंकि नॉर्मली ट्विंस में ऐसा भी होता है कि कोई ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, कोई थोड़ा वीक, या कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं कि जो दोनों ही ब्रिलियंट होते हैं। तो ये ऐसे ट्विंस में है कि जो दोनों ही ब्रिलियंट हैं, सेम टाइप के स्कोर लेकर आते हैं, चाहे सेंटर अलग अलग चला जाए या फिर अलग अलग टाइम पे एग्जाम हो जाए, दोनों के माइंडसेट भी एक तरीके से चलते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसा इनसे किस तरीके से इनका सफ़र शुरू हुआ डॉक्टर की लाइफ को, फ्यूचर में डॉक्टर बनने के लिए कैसे इन्होंने प्रिपरेशन लिया, क्या क्या किया, और वो टिप्स जो इन्होंने यूज़ किए वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो देखेंगे तो आपको उनके बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले ये पूछेंगे मेधा जी कि आप लोगों की क्लास 11th की जर्नी कैसे शुरू हुई, और सेम ही क्वेश्चन मेघा जी से भी रहेगा। सबसे पहले 3 लोगों को ये क्लियर कर देना कि कैसे लोग तुम्हें पहचाने, क्योंकि फ़ोटोज़ में तो लोग देख रहे होंगे, उनको क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा। अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम लोग थोड़ी बातें कर रहे थे, तो ये पता चला कि इन लोगों के मम्मी पापा बचपन में जब इनके स्पॉट ये नाक पे थोड़ा सा कम था, बहुत छोटा सा, वो दिखता नहीं था, तो इनके मम्मी पापा खुद कंफ्यूज हो जाते थे। और खिलाने पिलाने की जगह पर पता चला मम्मी ने इनको अभी खिलाया और थोड़ी देर बाद आकर के फिर से इन्हीं को खिला रही। मतलब कुछ ज़्यादा ठुसा दिया जाता था कि खाओ, और मतलब एक अलग सी कहानी है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा देर हो गई बात करते करते, क्योंकि इन लोगों की जो लाइफ है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी पहचानने में मुझे क्लियर हुआ आज आकर के कि इनका नाम ही मेधा और उनका मेघा। शायद ये लोग 2-4 दिन बाद फिर से आएंगे तो फिर से मैं जय माता दी करके कुछ नाम बोलूँगा। मेरे पास 9th वाले बैच में भी ऐसे ट्विंस हैं, मेरे पास 10th के भी बैच में दीप्तेश दिबेश करके ट्विंस हैं, मेरे पास रिपीटर्स के बैच में ट्विंस हैं, मेरे पास हर साल ट्विंस जुड़े रहते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और भी मैं बोल देता हूँ इस वीडियो में कि जो बच्चे कल से डॉक्टरी की लाइफ में अपना फर्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं, कॉलेज में जाएंगे, चाहे वो रिम्स के बच्चे, निगरिम्स के बच्चे हों, निगरिम्स के तो इस बार यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बच्चे आपके स्टेट से और साथ में लोकस एकेडमी से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं निगरिम्स जा रहे हैं। तो उन सबको मेरी तरफ से उनके कॉलेज लाइफ का जो शुभारंभ होने वाला है वो बहुत अच्छा हो। ये लोग भी जा रहे हैं, ड्रेस कोड अभी इन लोगों ने बनवाया नहीं, लेकिन कल तो ये लोग निगरिम्स रिम्स के लिए निकल रहे हैं ना। शायद इन लोगों को AGMC नहीं रिम्स मिल जाए। तो वीडियो को और इधर उधर ना खींच करके पहले पूछते हैं, बताइए आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे डिसाइड किया कि लोकस एकेडमी आना है पढ़ने के लिए। पहले तो 11 में जब मतलब स्टार्ट किया था तब तो ऑफकोर्स इतना बड़ा सिलेबस है, तो पहले थोड़ा डर गई थी कि इतना सब कुछ कैसे करेंगे। तो केमिस्ट्री के लिए तो पहले हम एक टीचर के पास जाते थे, लेकिन उसके बाद पता चला कि अगर हमें मतलब नीट के लिए करना है तो फिर बहुत क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, MCQ टाइप। तो फिर हमने सोचा लोकस एकेडमी में आते हैं, फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही चलता रहा। और फिर बाद में 11 के लास्ट में समझ आया कि अभी थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो भटक रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। उसके बाद जब सही डायरेक्शन मिला तो उसके बाद स्टार्ट कर दिया। मतलब स्टार्टिंग में जर्नी वो जैसे नॉर्मली होता है कि पहला स्टेप रखना सबसे टफ होता है, वही इनके साथ भी हुआ कि वो बहुत डगमगाता हुआ शुरू हुआ। स्टार्टिंग में पहले लगा कि चलो बोर्ड से ही हो जाएगा, फिर बाद में पता चला MCQ भी बहुत करना पड़ेगा, और डिसाइड तो इन लोगों ने पहले ही कर लिया था जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया। तो मेघा जी आप बताएंगे, आपका भी सफ़र सेम ही रहा होगा, लेकिन अपने मुँह से बोल दीजिए क्योंकि ऐसे इन दोनों का ऐसे लगता है कि सब कुछ सेम तरीके से चलता है। कभी कभी ये लोग ये जैसा टेक्स्ट मुझे करते हैं सेम टाइम पे उसी तरीके का टेक्स्ट उधर से भी आ जाता है। मुझे लगता है शायद दोनों ने कॉपी पेस्ट करके सेम ही मैसेज मुझे दे दिया होगा। तो बताएंगे आपका कैसे 11th का जर्नी शुरू हुआ? शुरुआत में तो जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे हमें भी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हाँ हमने डिसाइड तो कर लिया कि हमें क्या बनना है, लेकिन उसके लिए कौन सा रास्ता चुनना है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जिस वजह से पहले हमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि सच में पहली बार में क्लियर हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही डाउट रहता था कि सच में हम उस
लिटरली में सच में उस सड़क में चल भी रहे कि हम क्लियर कर पाए एक ही बार में। फिर 11 के लास्ट में लगा कि नहीं और भी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर 11 के लास्ट में ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। फिर 12 से तो और भी क्लियर हो गया। एक बात बता दूं कि ये सब उस बैच के बच्चे हैं जहां पर कोरोना अपने पीक में था। जब इन लोगों ने शुरू किया तो मैक्सिमम कोचिंग्स ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई थी, चाहे वो लोकल कोचिंग्स हो या फिर जो इन लोगों ने अलग से कोचिंग्स लास्ट में जा कर के लिया। तो सारी कोचिंग्स ऑनलाइन में होने से अचानक बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन का ना टीचर को एक्सपीरियंस पढ़ाने का, ना ही बच्चों को पढ़ने का एक्सपीरियंस। तो वहाँ से इसलिए इन लोगों का डगमगाना, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा डिसबैलेंस होना नेचुरल भी था, क्योंकि जब टीचर खुद ही डिसबैलेंस हो गए हैं कि कैसे ऑनलाइन में चलेगा सब कुछ, तो फिर बच्चों का भी तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों ने आगे की तरफ बढ़ाया कदम, तो धीरे धीरे वो हार्ड वर्क जो इनका पहले से चल रहा था वो इनको बेनिफिट देते गया। तो आगे अगर हम पूछे तो सबसे पहले ये बताएंगे कि 11th में जो स्कोर आते थे वो हमेशा डिमोटिवेटिंग, या मतलब मोस्टली ऐसे रहा होगा कि जब अच्छे स्कोर नहीं आते होंगे तो कैसे वहाँ से उस जोन से निकली। क्योंकि अभी जो बच्चे खास करके 11th के इस वीडियो को देख रहे हो तो उनके साथ भी ऐसा चलता है कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं, 300 ही आ रहे हैं टेस्ट में, फुल टेस्ट में, और या पार्ट टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें 100 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो उस जोन में क्या सोचना चाहिए, क्या करते रहना चाहिए जो आगे चल करके बेनिफिट करता है? हाँ, तो ऐसे तो बहुत बार हुआ कि बहुत कम मार्क्स मिले, बहुत डिमोटिवेट भी हो चुकी थी। फिर एक टाइम पे लगा था कि शायद नहीं होने वाला, तो मतलब गिव अप करने ही वाली थी। फिर तभी सोचा कि नहीं, ऐसे हार मानने से तो नहीं होगा, चलो जितना भी हो पाए लेकिन एटलीस्ट कोशिश करते रहना चाहिए। हो सकता है अगर आगे जाके मतलब कामयाबी मिल जाए तो इसलिए कभी रुकना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहो, तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। वही बोलते ना भाई कि कभी भी लड़ाई से पहले तो हार नहीं मानो, पहले एक बार लड़ तो लो। जब हार जाना तो हार मान लेना वो अलग बात है, लेकिन लड़ाई से पहले नहीं हार मानना है। जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तब तक तो लड़ते रहो, और लड़ते रहोगे तभी तो जीतने का मौका रहेगा। और लड़ना ही पहले छोड़ दोगे तो लड़ाई से पहले ही डिसीजन आ जाएगा। कभी कभी होता है, मैं बहुत बार क्लास में बोलता रहता हूँ कि कंपटीशन एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है भाई जहाँ एग्ज़ाम से पहले तुम्हें फीलिंग आ जाती है कि तुम्हारा होने वाला है या नहीं, लेकिन अगर तुम पहले से मेहनत करते रहोगे तो होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, और लगातार लड़ना बहुत ज़रूरी है। मेगा जी, आप बताएंगे आपने कैसे ये सब झेला कि स्टार्टिंग के कम स्कोर, कभी रोना धोना भी आया होगा, तो वो सब जोन में कैसे मम्मी पापा ने ज़्यादा मोटिवेट किया या कहीं और से मोटिवेशन लिया? वो मेन मोटिवेशन का क्लू जो आप लोगों को मिलता था वो कहाँ से ये डोज आए आपके पास? हाँ, वैसे तो सच में बहुत बुरा लगता था कि मतलब इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। फिर बहुत रोया भी ऑफ कोर्स, लेकिन फिर मम्मी पापा ने भी बहुत मोटिवेट किया। वो बार बार कहते थे कि मतलब इसमें तो हार मानना नहीं चाहिए और भी कोशिश करते रहो, तो फिर एक दिन ज़रूर बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। फिर टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किया, आपने भी बहुत मोटिवेट किया, और मतलब वही मोटिवेटिंग लाइन सुन के फिर लगा कि हाँ, हम अगर ना भी कर पाए अपना गोल अचीव, लेकिन एटलीस्ट ये सोचना चाहती हूँ कि मैंने कोशिश तो की थी। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहती कि मैं कोशिश करती तो हो जाता, लेकिन अगर ना भी हो फिर भी मैं ये तो सोच पाऊँगी कि मैंने कोशिश की थी। तो यही सोच के हम आगे बढ़ते रहे और फिर धीरे धीरे अच्छा होता गया। एक बार जो वीडियोस देख रहे हो उनको बताएंगे कि आप लोगों का कैसा कोइंसिडेंस चलता रहता है, कि कोई ऐसी इंटरेस्टिंग पास्ट में आपके पास वो इंसिडेंट रहा हो कि जो आपके साथ भी होता हो, एट द सेम टाइम तुम्हारे साथ भी हो जाए, जबकि दोनों को पता ना हो कि ऐसा होने वाला है। वो जो ट्विंस का वो बिहेवियर होता है ना कि सेम तरीके की चीज़ें दोनों के साथ हो जाना। ऐसा कोई कहानी है पुरानी, जैसे वो खाने वाली बताया कि मम्मी के एक बार खा के खिला के जाएं फिर से उसे ही खिला दे। सोचो कितना अजीब सा रहा होगा कि बच्चे को तो पता भी है लेकिन उसको फिर से खिलाया जा रहा है ज़बरदस्ती, क्योंकि मम्मी को तो पता है कि अभी इसको खिलाया नहीं मैंने, और एक भूखे ही मर जाए और एक खा कर मर जाए। माफ़ करेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके की हालत हो जाती है कि अगर तुम सेम बच्चे को फिर से खिला दिया तो जिसका खाने की बारी थी वो तो गया ना। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जो 11-12 में भी कभी हुआ हो, ट्यूशन में टेस्ट देते समय, या कुछ ऐसा हुआ हो कि दोनों अलग अलग टाइम पे कुछ ऐसे किए और सेम तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं जबकि ऐसा कुछ सोचा नहीं था? हाँ, ऐसा तो हुआ है। और ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था कि हम कहीं पे गए थे तो वहाँ पे मतलब कुछ पूछ रहे थे, वह मतलब ऐसे कि किसका नाम क्या है, स्कूल में भी तो पूछते, तो मतलब वहाँ पे एक बार दीदी गई थी, मतलब हम जो वाइवा देने जाते थे तो इसमें वो गई थी पहले, फिर उसके बाद मैं गई थी। तो वो कह रहे थे कि तुमने पहले आ चुकी थी तो तुम फिर से क्यों है? तो मैं कहा नहीं, मैं नहीं आई थी। फिर उन्होंने बहुत चेक किया कि मेरा नाम और दीदी का नाम कैसे सेम हुआ, फिर उसके बाद फिर उन्हें पता चला नहीं हम ट्विंस हैं। मतलब ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए। इस बार भी जो एडमिशन लेने गए थे AGMC में तो वो कह रहे थे तुम तो पहले आ चुकी थी, तुम फिर से क्यों आई हो? तो मैंने कहा नहीं, वो मेरी ट्विन बहन है। तो ऐसे बहुत हो चुका है।
सोचो कितना डेंजरस सा सीन रहा होगा जब टीचर वाइवा, एक तो वाइवा देते जाते समय पहले ही बच्चे नर्वस होते हैं, और एक बार पहले अभी तो तुम आई थी, अभी फिर से आ गई बेइज्जती कराने के लिए। मतलब ये इंसिडेंट नॉर्मली हो जाता है क्योंकि देखने में ट्विंस एक ही जैसे लगते हैं, और एक बार में वो नोटिस नहीं होता ना कि कैसे पहचाना जाए इन दोनों को कि ये अलग हैं। जब मम्मी पापा बचपन में कंफ्यूज हो जाते थे तो और ही हैं। तो वो इंसिडेंट इन लोगों के बहुत मज़ेदार रहते हैं, जो इन लोगों को हमेशा ही। अच्छा, ये बताएंगे कि आप लोगों ने कभी बाहर से दोस्ती यारी निकाली या फिर मतलब कॉमन फ्रेंड ही फ्रेंड रह गए? क्योंकि ये लोग तो शायद मेरे हिसाब से दोस्ती की ज़रूरत ही नहीं, हमेशा एक दूसरे से ही दोस्त जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड। भगवान ने ही पहले से ही वाईफाई लगा के जोड़ रखा है इन दोनों को। तो ऐसा होता है कॉमन फ्रेंड्स या अलग अलग? जैसे ट्विंस में सब कुछ मैच हो जाना ना, कि घर में सारी हैबिट भी मैच हो जाती है, स्कूल में भी एक साथ रह जाते हैं, तो क्या इतना सारा मैचिंग चलता है? हाँ। सब कुछ सेम सेम जैसा, खाने की चॉइसेस भी सेम? हाँ। किसी को मुर्गा पसंद, किसी को नहीं पसंद, ऐसा नहीं है? दोनों को नॉनवेज पसंद है। क्या बात है, मतलब भगवान इतना तो चलें। अच्छा, इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होने के बावजूद तो लड़ाई भी तो होता है, क्योंकि सिमिलरिटीज़ होना तो लड़ाई का मेन रीज़न होता है कि दो लोग हों, दोनों को राजा बनना हो। मेनली ऐसे लड़ाई होती है जहाँ ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हो जाए, उधर बहुत लड़ाई होती है। तो क्या लड़ाई भी होती खूब? हाँ, बहुत होते हैं। मारपीट जैसा? मतलब वायलेंस करते ये लोग। चले, अच्छा, तो गांधी जी को फॉलो नहीं करते। माफ़ करेंगे, लेकिन इतना सारा इन लोगों का लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अच्छा, इन लोगों का पूरा नाम है मेधा शर्मा और मेघा शर्मा, दोनों बंगाली हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे लोग, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है शर्मा वाला टाइटल बंगाली नहीं है, लेकिन ये लोग इन लोगों का बर्थ भी इधर ही हुआ है, इनके पापा भी इधर से हैं, इनके मम्मी भी इधर से हैं। शर्मा वाले टाइटल लोगों को अक्सर लगता है शाह, देवनाथ, भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, और यही सब लोग इधर के हैं, या जो त्रिपुरा, देव बर्मा, ये सब भी। अच्छा, तो और बताएंगे बच्चों को कि जो 11th में इतना बुरा फेज़ था, तो वो फेज़ से निकलने पे 12 में ऐसा क्या पॉइंट आया कि जहाँ से तुम्हें लगा कि ये टेस्ट में अच्छा हुआ है और आगे अब हमें अच्छा ही करते रहना है? और ऐसा कुछ रहा होगा टर्निंग पॉइंट जहाँ पे तुम्हें फील हुआ होगा कि ये टेस्ट में अच्छा आया है तो अब इसको मेंटेन करके रखना है? हाँ, एक बार मतलब यहाँ पे जो NTS देती थी, तो पहले एक बार टेस्ट में मतलब पहले तो बहुत नीचे, मतलब बहुत कम नंबर आते थे। फिर उसके बाद एक बार जब 500 प्लस व 520 ऐसे कुछ मिला था, तब से लगा कि नहीं, भले धीरे धीरे प्रोग्रेस करे लेकिन प्रोग्रेस तो हो रहा है। तो वही टर्निंग पॉइंट था कि चलो और भी कोशिश करते, चलो देखते हैं, शायद और भी अच्छा हो सकता है। मतलब एक बार वो थोड़ा सा नंबर गेन हुआ तो वो लगा कि अब यहाँ से इसको छोड़ना नहीं। होता नहीं कि कभी कभी लाइफ बहुत बार मौका नहीं देता है, एक दो बार मौका देता है, उसे उसी टाइम पे ग्रैब करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभी होता है बार बार चांस मिलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि वो एक ही बार क्लू मिला और उसको भी छोड़ दिया तो फिर डिमोटिवेशन हावी हो जाता है, हमेशा डिप्रेशन जैसा चलता रहता है कि एक बार नंबर आया तो उसको ले लेना है कि अगली बार भी नंबर लाना है और इसी सिलसिले में चलते रहना है। सेम तुम्हारे जैसा भी कि अगर कुछ और टेस्ट में किसके ज़्यादा नंबर आया करते थे? कभी मेरे, कभी उसके, ऐसे चलता रहता था। अच्छा, लोवेस्ट स्कोर कितने थे NTS में? ऐसे तो या- फुल टेस्ट करो तो फिर 420 समथिंग ऐसे कुछ था। तुम्हारे? हाँ, मेरा 432 प्लस। मतलब सोचो, जो लोवेस्ट स्कोर आया करते थे, जैसे बहुत सारे बच्चों के 400 के आसपास आ जाते हैं, तो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए और सारे सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तभी ओवरऑल गेन कर पाओगे। एक बार इन लोगों को इंडिविजुअल सब्जेक्ट में स्कोर जो आपके आए हैं वो बता देंगे कि कैसा फिजिक्स में स्कोर रहा, कैसा केमिस्ट्री में रहा और कैसा बायोलॉजी में? तो मेरे बायो में 307 आए थे, फिजिक्स में 131 और केमिस्ट्री में 141। अच्छा, एक चीज़ और भी बताएंगे कि यहाँ पर जब NTS हुआ करते थे तो उसमें बायो के स्कोर कितने थे आपके मैक्सिमम? मैक्सिमम 280 के आसपास आते थे। तो ध्यान रखिए कि अगर आपने बायो में इधर स्कोर गेन कर लिया तो ये फेक स्कोर नहीं है। आप अगर यहाँ पर जो भी स्कोर गेन करते हैं वहाँ पर उससे ज़्यादा ही आपको मिलेंगे, बस हार्ड वर्क दे करके यहाँ पर स्कोर आपको गेन कर लेना है। वो स्कोर अगर आते रह गए तो वहाँ पर भी वो स्कोर आपको मिल जाएंगे। आपके ऐसे इंडिविजुअल कितने थे? मेरा बायो में 316, केमिस्ट्री में 127 और फिजिक्स में 145। फिजिक्स में 145। मेन इन लोगों का डिफरेंस मेरे लगता है कि वो फिजिक्स में उनका ज़्यादा अच्छा है मेघा जी का, और केमिस्ट्री में इनका ज़्यादा अच्छा है मेधा जी का। मेघा कभी कभी वो नाम का इतना, इन लोगों के मम्मी पापा ने भी तो ऐसे किया है ना, एक तो भगवान ने इनको सेम जैसा बनाया, ऊपर से नाम में देख रहे ME सेम ME, HA इधर भी H है, बस इस D को उन्होंने थोड़ा सा इधर उल्टा कर दिया है, तो इधर मेधा बना दिया, उधर मेघा। नाम भी तो लोग ट्विंस का ऐसे ही रखते हैं, दीप्तेश दिवेश, सूर्य ज्योति भास्कर ज्योति, चंगू मंगू सेम ही टाइप के नाम लेकर चले आते हैं।
चलिए अच्छा है, तो ये मतलब इन लोगों का मैचिंग भी आगे काम करेगा, आगे चल करके कभी बहुत आगे फ्यूचर में जा कर के कभी इसकी वजह से प्रॉब्लम भी होगा, पता चला एक तरीके की जॉब लग जाए जैसे इन लोगों ने बोला कभी कभी कॉलेज में हो सकता है प्रोफेसर एक को डांट दे और फिर से उसे ही खड़ा करके फिर से डांट दे कि तुम दोनों या पता चले एक दिन एक कॉलेज जाए ही ना, एक की जगह पे ही दोनों काम ये निकाल ले कि अभी आए थे, नहीं सर वो मेरी ट्विंस थी और ये मैं दूसरा करके आया हूँ, क्योंकि ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा। कॉलेज में प्रॉक्सी भी लगाओगे इस ऐसे करके कि आज मैं सो जाती हूँ तू चली जाना और दोनों रोल निभा लेना, ऐसे कर सकती? नहीं अभी पहले से कौन बोलेगा, शायद कॉलेज में जा कर के अभी तो मैंने दे दिया दिमाग, अभी तो दिमाग में चल भी रहा होगा, शायद ऐसे कर सकते हैं कभी कि फंस गए तो बोल देंगे वो आई थी, हम थोड़ी ना आए थे उस दिन, तो हम आए नहीं थे चलिए अच्छा, यही बताएंगे कि कौन कौन सी बुक फॉलो किया, और मेनली पहले ये बोलेंगे कि लोकस एकेडमी से आपका जो ये दो साल का सफ़र था उसमें क्या क्या आपको सीखने को मिला, कितना % आप लोग बोल सकते हैं कि सेटिस्फाइड हुए, क्या हार्डवर्क यहाँ पे मिला आप लोगों के लिए, वो फैसिलिटीज़ मिल पाई या नहीं जो आप एक्सपेक्टेड थे लोकस एकेडमी से, और फ्यूचर में हम लोगों को क्या नया करना चाहिए जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। लोकस एकेडमी से तो बहुत हेल्प मिला, क्योंकि अगर NTS ना होता तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। मेन गलती थी कि हम NCERT को इतने ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे बायो के लिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बाकी जगहों से, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं दिया कि NCERT बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तो भाग के लिए बहुत ही हेल्प मिला। और यहाँ पे जो फुल टेस्ट ने तो बहुत हेल्प किया, क्योंकि तब पता चला कि हम कितने पानी में या कितना अच्छा कर सकते हैं, तो बहुत हेल्प मिला। अच्छा मेघा जी, सेम क्वेश्चन तुम्हारे से है, और कैसे इधर लोकस एकेडमी से आपको फ़ायदे मिले? हाँ, लोकस एकेडमी से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, खास करके क्लासेस में केमिस्ट्री के जो आप पढ़ाते थे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते थे कि घर में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होता था, और क्लास में ही पूरा टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता था, और बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे ही सीख के चले जाते थे। तो सच में जो आपने कहा था कि एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर लगता था हाँ ये तो पढ़ ही लिया, इसे फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ास करके NTS की बात करते हैं, NTS ने सच में बहुत हेल्प किया है, और वो जो क्वेश्चन पेपर्स मिलते थे उन्हें एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनालिसिस करने से समझ आता है कहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, और सिली मिस्टेक्स ही मेन है कि स्कोर घट जाए। और हमारे भी बहुत सिली मिस्टेक्स होते थे, शुरू में तो बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हम उन पेपर्स को एनालिसिस करते रहे, फिर पता चला कि असल में मेन गलती सिली मिस्टेक्स की वजह से हो रही है, ज़्यादा स्कोर घट रहा है। फिर ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए, और जो उसने कहा कि बायोलॉजी के लिए जो NCERT कितना इंपॉर्टेंट है वो NTS की मदद से पता चला, जिस वजह से बायो के लिए हमने लास्ट की तरफ से खास करके से बुक ही पढ़ा, NCERT बुक ही पढ़ा। ये लोग जो बार बार NTS बोल रहे हैं, तो वो बच्चे जो NTS नहीं जानते मैं उनको बता दूं, मेरे यहाँ एक टेस्ट सीरीज चलता है नीट टेस्ट सीरीज़। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी स्टार्ट किया, और जो यहाँ के ही बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर किए फिजिक्स में और बायो में, तो वो बच्चे हेल्प करके क्वेश्चंस को सेट किया, उन्होंने बनाया अच्छे से, बहुत सारी NCERT की लाइनों को ऐड करके हर एक चैप्टर के 200-250 क्वेश्चन उन लोगों ने निकाले, फिर उसके अच्छे क्वेश्चन हम लोग टेस्ट में डाला करते थे। जो टेस्ट नॉर्मली ऑन एन एवरेज जो भी टेस्ट होते हैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन में देंगे तो उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल के टेस्ट बोल सकते हैं, इतना टफ भी नहीं, लेकिन जो मेन एग्जाम में हुआ करते हैं उससे थोड़ा सा टफ। नॉर्मली बोलते हैं ना कि आपको हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंडीशन आ गई तो आप फेस कैसे करेंगे, अगर आप पहले से नहीं फेस करके रखेंगे तो ईजी आ गया तो चलिए ठीक है, तब तो ईजी ही सही, लेकिन अगर टफ हो गया तो उसमें आप क्या करेंगे। उसके लिए हम लोग पहले से ही क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया करते थे जिसमें ज़्यादा स्टेटमेंट, ज़्यादा एजर्सन और ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन हो जो थोड़े लेंदी टाइप के हों, क्योंकि वो अगर आपके निकलने शुरू हो गए तो फिर आपका काम बन जाएगा। और NCERT छोड़ के भागते नहीं उस सब टेस्ट में हम लोग। अच्छा, बायो के लिए और कौन सी टेस्ट बुक्स अलग से फॉलो किया जो आपको हेल्प किया विदाउट, मतलब NCERT को छोड़ करके? NCERT तो पढ़ना ही था, जो बच्चे इधर नेट टेस्ट सीरीज देते हैं अगर उनको स्कोर लाना है तो बिना NCERT पढ़े आप नहीं ला सकते, तो NCERT को छोड़ करके कोई ऐसी बुक फॉलो किया जिसने हेल्प किया है, जो बच्चों को अगर आप बताएं तो उनकी मदद हो सके? बायो के लिए सिर्फ NCERT किया, और खास करके POIQ यूज़ करती थी, क्योंकि ये तो ज़्यादा ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। और फिज़िक्स के लिए DC पांडे के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करती थी, और केमिस्ट्री जो लोकस एकेडमी से मिलता था वही करती थी। सेम? हाँ सेम। तुम लोगों ने अलग अलग बुक नहीं खरीदा कुछ? सेम ही बुक? अच्छा, 2 बुक खरीदती थी या फिर एक ही? एक ही खरीदी। एक ही? NCERT भी एक? हाँ। मतलब 2 बुक नहीं खरीदा, रिजल्ट लेकिन सीट 2 लोगे मेडिकल में एक ही NCERT की बुक दोनों मैनेज कर लेते थे? ऐसा तो नहीं एक ही नोट्स बनाते थे और दोनों पढ़ते थे? नोट्स दोनों बनाते थे।
और बुक एक ही। देखो कितना मम्मी पापा का बच गया, 2 अलग अलग बच्चे होते तो कितना चला जाता। सोचो एक ही बुक खरीदना है फिर। अच्छा, फिजिक्स के इतने स्कोर कैसे लेकर आए आप लोग? कहाँ से प्रिपरेशन लिया, कौन सी बुक फॉलो की? क्योंकि फिजिक्स में नॉर्मली बच्चे बहुत डरते हैं या उनको लगता है कि कैसे उनकी हेल्प हो, तो क्या बोलेंगे कि आपके फिजिक्स, क्योंकि दोनों के फिजिक्स काफ़ी अच्छे हैं, 140 150 स्कोर लाना फिजिक्स में मेन एग्जाम में, वो भी एक अच्छे स्कोर माने जाते हैं। किसी भी एग्जाम में फिजिक्स आसान हो या टफ हो मैटर नहीं करता, लेकिन फिजिक्स में स्कोर लाना है। फिजिक्स नाम से ही लोग डरता है, इवन लल्लू क्वेश्चन दे दो तब भी उनको लगता है फिजिक्स नहीं उधर से तो नहीं ट्राई करेंगे। तो फिजिक्स के लिए क्या किया आप लोगों ने कि वो आपका अच्छा हो गया? और मेरे हिसाब से अगर वो इतना नहीं होता तो टोटल स्कोर इतना गेन कैसे होता फिर? हाँ, फिज़िक्स के लिए मोस्टली हम मतलब फ़िज़िक्स वाला जो अलग सर के क्लासेस हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, और फिर वो भी जो मतलब क्वेश्चंस देते ये भी फॉलो करते थे, और कोशिश करते थे कि हर दिन मतलब कुछ करूँ या ना करूँ लेकिन MCQs ज़रूर प्रैक्टिस करना होगा फिज़िक्स के लिए, तो फिर ही स्ट्रॉन्ग होगा। तुम लोगों ने फिजिक्स वाला के 2 सेम, तुम्हारा भी फिजिक्स वाला फॉलो किया? अच्छा, तो मतलब अलग सर को इन लोगों ने अपना आइडियल माना फिजिक्स में और पूरा जी जान लगाया उधर, और सेम तरीके की कंटेंट तुमने भी फॉलो करके ये कर लिए। PYQs खूब किए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अच्छा, जो जितने भी आपने टेस्ट सीरीज़ दिए तो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन में कौन सी? अच्छा, ऑफलाइन में कितनी टेस्ट सीरीज़ दिया आपने? मतलब हम तो सिर्फ यहाँ पे देते थे NTS, और कहीं नहीं। और कोई फुल टेस्ट सीरीज नहीं? ओनली 1? अच्छा, तो ऑफलाइन में केवल एक ही दिया, तो उसको बेस्ट या जो भी बोल लें। हाँ ऑनलाइन में टेस्ट सीरीज? ऑनलाइन में ज़्यादा नहीं दिया, करीब 4-5 दिए थे, मतलब ऑफलाइन में ज़्यादा देते थे। अच्छा, ऑनलाइन में कौन सा टेस्ट सीरीज दिया फिर? ऑनलाइन में फिजिक्स वाला का वो टेस्ट सीरीज दिया था। पूरा नहीं दिया, थोड़ा सा देकर छोड़ दिया, क्यों? मतलब ऑनलाइन में देने से मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना ऑफलाइन में देने से आता है। अच्छा, मतलब पहले से मन में था कि देना तो एग्ज़ाम ऑफलाइन में है, तो ऑनलाइन में क्यों माथापच्ची करें? तो 10-5 नंबर कम हो गए या ज़्यादा हो गए उसका क्या होगा? और इसका बहुत मतलब फ़र्क भी पड़ता है। आप ऑफलाइन में जाके एग्ज़ाम देंगे और घर में बैठ के ऑनलाइन में देंगे तो पूरा बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। सोचिए, घर के टेबल पर बैठना और क्लास की बेंच पर आके बैठना अलग नहीं होता, बहुत अलग रहता है, एक पूरा माहौल बदल जाता है। तो ऑफलाइन अगर बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑफलाइन पे ही उनको टारगेट करना चाहिए कि अच्छा, ये बताएंगे लोकस एकेडमी में सबसे बुरा दिन कब आया था? मतलब कोई ऐसा दिन रहा होगा जिस टाइम पे फीलिंग सबसे गंदी रही होगी? मतलब 11 में तो आता था, लेकिन सबसे ज़्यादा 12 के लास्ट में भी एक बार लगा था कि मतलब बहुत डीमोटिवेटेड हो चुकी थी कि अभी भी इतना मतलब इतने 2 साल तो बीत गए फिर भी इतने मार्क्स नहीं आ रहे जितना आने चाहिए था, तो बहुत डीमोटिवेशन आया था उस टाइम पे। हाँ, मेरा भी यही था। मतलब लास्ट की तरफ से कुछ टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही डाउन हो गया था, 500 से ऊपर और जा ही नहीं रहा था, तो उस वक्त बहुत ही बुरा लग रहा था। अब तो 2 साल बीत चुके, अब तो ज़्यादा आना चाहिए ना। फिर भी कोशिश करते रहे कि लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम पे हार नहीं मानना चाहिए, एटलीस्ट लास्ट तक कोशिश करते हैं। अच्छा, तो 2 साल में कोई ऐसा दिन भी तो आया होगा जिस दिन बड़े मज़े आए होंगे क्लास में, मन किया होगा कि आज की क्लास ऐसी डेली रिपीट किया करे? कोई ऐसी क्लास जो लगी हो जो तुम्हें याद भी रह जाए? कभी कभी होता है ना लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट जो सब कुछ भूल जाओ लेकिन वो मज़े भूलते नहीं, वो याद ही रहते हैं कि क्लास 10th में टीचर के साथ ऐसा हुआ था या इस स्टूडेंट को टीचर ने ऐसे कुछ किया था और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो कोई ऐसा दिन जो इस 2 साल के सफ़र में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तुम्हारे लिए? कोई पर्टिकुलर डे जो मतलब रहा हो कि बहुत अलग सा? ऐसा तो कुछ याद नहीं तुम्हें? जैसे किसी दिन रहा हो कुछ अलग सा कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, ऐसा टॉपिक अगर सारे समझ में आ जाते तो बड़े हेल्पफुल रहते हैं। कोई पर्टिकुलर चैप्टर जो बहुत इजी लग गया हो कि ये तो पहले लगता था बहुत टफ है लेकिन जब एक बार कर लिया तो बहुत इजी लग गया, उससे इजी टॉपिक ही नहीं लगा? हाँ, लाइक ऑर्गेनिक में ऐसा लगा था कि मतलब ऑर्गेनिक करते करते लगा था कि हाँ चलो केमिस्ट्री अच्छी ही आती है, तो मतलब फिर भी तब कॉन्फिडेंस बहुत ग्रो हुआ था। ऑर्गेनिक सबसे इजी पॉइंट लगा पूरे इधर। चलिए, तो कभी कभी लोगों को लगता है ऑर्गेनिक बहुत वो है, लेकिन ऑर्गेनिक के इधर 2 कंटेंट मिलते हैं, अगर वो कंटेंट आप अगर सीरियसली उसे फॉलो करके कर लें तो फिर जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक एटलीस्ट आपके नीट के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। बस जो मिलता है टू द पॉइंट उसको फॉलो करके कम्प्लीटली उसे कर लें बस।
बताएंगे आप लोग जब डीमोटिवेट होते तो मोटिवेशन के लिए और क्या क्या चीज़ें करते थे। एक तो बोला आप लोगों ने कि पेरेंट्स आपके हमेशा हेल्पफुल थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया करते थे, हमेशा ही मोटिवेट करते थे कि हार नहीं मानना है, लगे रहना है, और लगे रहने से ही अभी ऐसे रिजल्ट आ रहा है। तो और क्या किया एक्स्ट्रा कि कभी कभी ऐसी भी कोई बात है जो पेरेंट्स को भी नहीं बता रहे और डीमोटिवेशन मन में बंधा हुआ है, तो कुछ ऐसी चीज़ों को देखा जहाँ से लगा कि नहीं नहीं अब कर सकते हैं ये सब? हाँ, मतलब जब भी डिमोटिवेटेड हो जाती थी तब खास करके अलग सर के वीडियोस बहुत दिखती थी मोटिवेशन वाले, तो उनसे सीखने को मिले कि भले जो भी हो जाए एटलीस्ट मतलब जो भी करना वो अपने मतलब पूरा अच्छे से करना है, मतलब ऐसा नहीं कि चलो छोड़ देते, 100% देते रहना है। तो कोई ऐसी मोटिवेशनल लाइन जो तुमने अपनी लाइन बना ली हो? जैसे मेरे लिए लगता है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज़। मुझे पोस्टर बैनर से बहुत कम इंटरेस्ट है कि मैं इधर उधर लगाता रहूँ। मैं जो पर्सनली फील करता है कि जब मेरे पास एक भी बच्चे नहीं थे तब भी मेरा सेम ही टारगेट था और अभी भी। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर लाइन, जैसे मुझे इंग्लिश तो वैसे इतनी डेंजरस नहीं आती, लेकिन मेरी ये वाली लाइन मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज़। ऐसे कुछ है? हाँ, APJ अब्दुल कलाम ने जो कहा था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते, सपने वो होते जो सोने नहीं देते। क्या बात है, ये बहुत लोगों के लिए कलाम जी मतलब इंस्पिरेशनल हैं। जब मैं पहले कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था तो सुबह 4 बजे उठ करके इनकी यूट्यूब में गुलजार जी की आवाज़ में बायोग्राफी है उसको मैं लगा लेता था, और सुन करके जो फीलिंग आती थी जो मैं बोल नहीं सकता, उस टाइम पे कितने हार्ड वर्क कर लिया करता था मैं। कि इनका तो जैसे अभी इन्होंने बोला कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते, आग लगा के रखते हैं। कुछ आग होता है जो पानी से बुझ जाता है, लेकिन कुछ आग होते हैं जो आग भी नहीं बुझा सकता, पानी भी नहीं बुझा सकता। जो आग दिल में लगी हो सिलेक्शन की जान में लग जाए पूरा। तुम्हारे लिए कोई अच्छी मोटिवेशनल लाइन? मेरी भी सेम ही लाइन है। हे भगवान, ये दोनों को अलग से मोटिवेशन चाहिए। ऐसा कभी कभी हुआ है कि इसने वीडियो देखा और तुम्हें पूरा, एक मूवी इसने देखा और तुम्हें पता चले कि हो गया, दिमाग में ऐसा कनेक्शन हो जाता है? इन लोगों को मूवी भी मैंने पूछा है सिलेक्शन के बाद अभी तक क्या देखा, तो मूवीज़ भी वही पुष्पास, दोनों ने सेम ही मूवीज़ एक साथ देख डाले। और कौन सी मूवीज़ देखने के लिए बोला था? सीतारामन देखा था। चलिए, तो धीरे धीरे मस्ती तो जाने वाला है, फिर से कॉलेज में आनेंगे। अभी रिम्स मिलेगा तो तुम लोग जाओगे उधर? हाँ, अगर दोनों को मिल जाए तो जाएंगे। दोनों को मिलेगा तो जाएंगे, एक को मिलेगा तो दोनों लौट आएंगे। देखें, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ऑलवेज लगे रहेंगे। अगर एक को मिला तो फिर से इधर AGMC आ जाएंगे, कोई और 2 बंदे उधर चले जाएंगे तुम्हारी जगह पे, या कोई एक चला जाएगा। तो ट्विंस का देखें फिर, एक ये ट्विंस का फ़ायदा मानते हैं या डिसएडवांटेज कि तुम्हें मिलेगा लेकिन हम इनकी वजह से ना आए? तुम में से बड़ा कौन है? तुम, मेघा, फिर मेधा। चलिए, तो अभी तो ये लोग रिम्स जा रहे हैं। कल भगवान करे अगर इन लोगों को दोनों को रिम्स मिल जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन लोगों का सपना है कि उधर मिले और घर से थोड़ा दूर रहें, मज़े करें उधर और कॉलेज एंजॉय करें। अगर इन लोगों को AGMC मिलता है तो फिर कभी कभी होता है भगवान बहुत सारे ऑप्शंस देकर रखता है कि रिम्स भी मिल सकता है, ये भी, तो दोनों मिल जाएँ, ऐसा तो होगा नहीं एक को एक मिल रहा होगा, एक को एक मिल जा रहा है, तो फिर अगर दोनों को रिम्स मिलेगा तो दोनों उधर ही रुक जाएंगे, नहीं तो इधर आएंगे। चलिए, फिर तो अपने जूनियर्स को ऐसी क्या बात बोलेंगे जिसको ये लोग फॉलो करके अपनी लाइफ को एटलीस्ट इतने लेवल पे ला सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, इन दोनों का आने वाले दिन थोड़े अच्छे बीत जाएं? मतलब पहले सबके लिए बहुत टफ होता है, ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है। सबके साथ ही पहले मतलब ऐसे होता है कि समझ नहीं आता क्या करें, फिर बहुत बार लगता है कि चलो गिव अप ही कर देते हैं। तो उस टाइम पे कभी भी ये मत सोचना कि चलो गिव अप कर दे, कभी सोचना कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, क्या ये सोच के देखना कि इसी जगह पे अगर मैं शायद मेहनत कर लूँ तो काल शायद मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर फ्यूचर में शायद मैं वो अचीव कर लूँ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कभी हमेशा सपना बड़ा देखना, कभी छोटे सपने मत देखना। पॉजिटिव थॉट्स के खजाने इनके पास। तुम्हारे कोई ऐसे पर्टिकुलर लाइन जो आपके जूनियर्स फॉलो करें तो आपके लिए अच्छा हो, मतलब उनके लिए अच्छा हो, वो अपनी लाइफ को थोड़ा और इजीली बनाएं, और जहाँ पर डीमोटिवेटेड हैं उसको कैसे ओवरकम करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपने सिलेक्शन की तरफ जाएं। जिनको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए वो आग बना के रखें। जिनको इंजीनियर पाना है, इंजीनियरिंग की सीट लेना है आगे जा करके, तो उसके लिए वो अपनी मोटिवेशन को बना के रखें। कैसे 2 साल के सफ़र में जैसे तुम लोगों ने आग लगा के रखी? पहले तो मैं कहना चाहूँगी खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि यही बड़ी गलती होती है कि
कंपैरिजन में बहुत टाइम निकल जाता है कि वो मुझसे आगे जा रही है, आगे जा रहा है। तो ऐसे सोचते सोचते खुद का ही डिमोटिवेशन खुद से ही आ जाता है। मतलब तब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम स्कोर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम डिमोटिवेट हो जाओ, वो खुद से आने लगता है दिमाग में कि अरे वो तो आगे निकल जा रही है, आगे निकल जा रहा है। तो खुद को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, खास करके खुद से खुद का ही कंपैरिजन होना चाहिए। लाइक तुम्हें अगर अभी 520 भी मिल रहा हो और आगे वाले टेस्ट में अगर 530 भी मिले तो उसमें ही खुश रहना चाहिए और उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और खुद से खुद का कंपटीशन बना रहना चाहिए। क्योंकि जितना तुम खुद से कंपेयर करते रहोगे खुद को ही, उतना ही तुम्हारा ज़्यादा बेनिफिट होगा मेरे हिसाब से। देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोली। बस सिंपल से इनके दोनों लोगों का कहना यही है, अपने आने वाले कल को अपने बीते हुए कल से अच्छा बनाएं, और वो तभी होगा जब आप अपने आप को एनालाइज करते रहेंगे। दूसरे को कंपेयर करने से आप दूसरे से अच्छा बनेंगे, लेकिन अपने से अच्छा कब बनोगे? जो आपका पास था, जो आपका प्रेजेंट है, वो आपका फ्यूचर ना हो, उससे अच्छा फ्यूचर हो, उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। चलिए फिर तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इन दोनों की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत सारी या ऐसे बोले लोकस एकेडमी की तरफ से इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे इन दोनों को रिम्स मिल जाए, और अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, ये दोनों AGMC में आएंगे, पास में रहेंगे, और फ्यूचर में इन लोगों से काफ़ी अगर कुछ मदद मिल सकता है तो आप लोगों के लिए रखेंगे। वो दोनों की फिजिक्स बहुत अच्छी है। मैं चाहता कि ये लोग भी थोड़े से क्वेश्चंस बनाएं जो मैं आगे आप लोगों को फिजिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और दिला पाएँ। चलिए तो आगे देखेंगे। ये लोग बच्चे वैसे बड़े हार्ड वर्किंग हैं, इनके पेरेंट्स, और अक्सर पेरेंट्स का हाथ बहुत रहता है बच्चों के सिलेक्शन में। नॉर्मली बच्चे तो चमक जाते हैं, पेरेंट्स उतना इंटरव्यू में नहीं दिखते आपको, लेकिन इनके पीछे वो लोग भी अपना पूरा दिन रात लगा के रखते हैं। ऑफिस जा रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चे को छोड़ते हुए जा रहे हैं, फिर ऑफिस से आए पूरा दिन भर का काम करके फिर बच्चे को लेकर जा रहे हैं ट्यूशन से, और देखते रहना कि किस टेस्ट में बुरा हो रहा है, किस टेस्ट में अच्छा हो रहा है, मोटिवेट करते रहना उनको। ये सब पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है। तो इन लोगों के पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई, जो इन्होंने मतलब एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है पेरेंट्स को ये सब करके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, और आप लोग भी अपने जान लगा के रखिए, और दूसरे को ब्लेम देने से अच्छा आप अपनी गलतियां निकालिए, उसे सुधारिए, और अपने आप को अच्छा बनाइए। अपने बीते हुए कल को अपने आने वाला कल ना होने दीजिए, उससे अच्छा बनाइए, जैसे ये दोनों ही करके गए। चलिए फिर तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय।